हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एग्जाम्पल 7.5 से स्टार्ट करते हैं। अब 7.5 में आपको फोर्स दिया है वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हमें टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू आप लिख सकते हो आर क्रॉस एफ। ओके, आर क्रॉस एफ, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई जे के, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर आई जे के। फर्स्ट आप कंपोनेंट्स रखोगे आर वेक्टर के, आर वेक्टर के क्या है देखो, 1 -1 1 1 -1 1, फिर एफ वेक्टर के 7 3 -5 7 3 -5। ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले आप आई से स्टार्ट करोगे। आई ये कॉलम ये रो में है और यहाँ पे ये कॉलम में है, उतना आप हटा दो। ठीक है, अब इतना हटा दिया, अब आगे क्या करना है, तो आगे फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट टाइम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमने आंसर लिखा कुछ इस तरह, देखो आई इंटू -1 इंटू -5 तो 5 हुआ। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 इंटू 1 क्या हुआ 3, और बीच में हमने सब्ट्रैक्शन की साइन लगा दी। ठीक है, चलो ये आई वाला पार्ट फिनिश हुआ। अभी जे से स्टार्ट करेंगे, तो जे ये वाली रो में ये वाली कॉलम में है, उतना हमने हटा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1 एंड -5 और उसके बाद 7 एंड 1। बट याद रखो ये जो सेकेंड क्वांटिटी है, सेकेंड जो टर्म है उसको आप नेगेटिव रखोगे, तो ये -j कैप। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे पहले ये 1 इंटू -5 तो ये -5 बना, उसके बाद 1 इंटू 7 मतलब 7 बना, और बीच में तो जो रूल के माइनस थे वो तो हमने लगा दिए। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब के से स्टार्ट करते हैं, तो के है वो ये कॉलम और ये रो में है, उतना हमने हटा दिया। प्लस के कैप लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, 1 इंटू 3 दैट इज 3 माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो 7 इंटू -1 दैट इज -7, और बीच में एक और माइनस है वो तो रूल के है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर आएगा 2i कैप प्लस 12 जे कैप और ये प्लस 10 के कैप। ये हमें टॉर्क का वेक्टर मिला। अगर इसी टॉर्क का आपको बोला जाए मैग्नीट्यूड निकालो, तो अंडर रूट करके ये सभी कंपोनेंट का स्क्वायर करके एडिशन कर दो, मतलब √2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ हमें टॉर्क निकालना था, तो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। ओके, 7.6 देखो, show that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains throughout the moving with constant velocity remains constant throughout the motion। ओके, कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले ये समझो। सपोज एक पार्टिकल है वो ये लाइन में मूव कर रहा है, कहीं पे भी वो पहुंचा है, सपोज वो यहाँ पे है अभी उसी पोजीशन, और ये हो गई उसकी वेलोसिटी v वेक्टर। आप कोई भी पोजीशन सिलेक्ट कर लो अबाउट एनी पॉइंट, आपको जो पॉइंट लगे वो। सपोज मैंने वो रेफरेंस पॉइंट लिया यहाँ पे कहीं पे, तो ये पोजीशन है O
और पोजीशन वेक्टर जो मुझे मिलेगा वो ये होगा वेक्टर आर। तो ये हुआ वेक्टर आर। अब सोचो कि एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर आर वेक्टर एंड वी वेक्टर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये एंगल तो ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन पे एक ही हेड, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल है। तो मुझे ये वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया और ये जो डायरेक्शन है उसके साथ जो एंगल बनता है वो मैंने एंगल सिलेक्ट किया थीटा, where theta is the angle between r vector and v vector। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। तो अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। और मैं एक यहां पे काम करता हूं, इमेजिनरी लाइन बना देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन को m नाम दे देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन p है। तो एक ट्राइंगल बन गया OMP। अब सोचो मुझे मोमेंटम क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पूछा था शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये रहेगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों एक ही है, मतलब इसी लाइन पे वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, तो वहाँ से आप डेरिवेशन स्टार्ट करो। एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इक्वल टू आप क्या करोगे, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ठीक है। हेंस L का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, आर पी साइन थीटा, है ना। ओके, तो P की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि P इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप mv, और v की जो डायरेक्शन है वही P की डायरेक्शन रहेगी। ओके, तो ये मोमेंटम P की जगह पे आप mv लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक बार और यहाँ पे r क्रॉस mv वेक्टर लिख देते हैं। तो L इक्वल टू बनेगा R इंटू mv इंटू साइन थीटा। तो mv तो कांस्टेंट है ही, अब क्या r साइन थीटा कांस्टेंट है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, तो मैं निकालता हूँ r साइन थीटा। तो r इंटू साइन थीटा इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट मतलब OM और हाइपोटेनियस मतलब OP। तो ये OM अपॉन OP और OP था R कैंसल, क्या मिला मुझे, R साइन थीटा इक्वल टू OM विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और अगर R साइन थीटा अगर कांस्टेंट है तो mv तो पहले से ही कांस्टेंट था, हेंस L इक्वल टू आप बोल सकते हो कांस्टेंट। अब किसी भी क्वांटिटी को कांस्टेंट होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना ज़रूरी, साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना ज़रूरी। तो ये पार्टिकल सपोज यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन क्या मिलेगी मोमेंटम की, तो हम R क्रॉस V करेंगे, मतलब इस तरफ उंगलियां घुमाओ, अपना राइट हैंड थंब रख के इस तरफ उंगलियां घुमाओ, थंब आपको अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो गोइंग इनसाइड द पेज है। अब वो पार्टिकल मूव होते होते सपोज यहाँ पे पहुँचा तो ये R बनेगा, देखो R चेंज हो रहा है, बट R साइन थीटा, जब यहाँ पे आप थीटा लोगे तब ये क्या रहेगा, R साइन थीटा, वो तो वही का वही रहेगा, इतना ही डिस्टेंस, मतलब पोजीशन कोई भी हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा मतलब
जो ये वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। और पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तब भी v वेक्टर ये डायरेक्शन में, r वेक्टर ये डायरेक्शन में, r क्रॉस p मुझे अब भी पेज के अंदर जाता मिलेगा। मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। मैं किसी भी पोजीशन से अगर एंगुलर मोमेंटम काउंट करता हूँ तो, ठीक है, अब ये पोजीशन से आपने सिलेक्ट कर लिया काउंट करना, तो वो पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, हर एक पोजीशन पे उसकी एंगुलर मोमेंटम आपको सेम मिलेगी। ओके, चलो अभी एग्जाम्पल 7.7 क्वेश्चन है, शो दैट मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। ठीक है, शो दैट मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। मतलब क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या रहेगा। मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क। कपल क्यों बोलते हैं क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है और नॉट कोलिनियर। देखो यहाँ पे एक ही लाइन पे नहीं है, ये फोर्स की लाइन ऐसे है, ये फोर्स की लाइन ऐसे है, दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं है तो टॉर्क जनरेट करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कपल। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करते हैं, मतलब टॉर्क। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले डायग्राम एक्सप्लेन करना है कि ये जो ए बी है वो एक रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, दूसरा फोर्स कहीं पे लग रहा है माइनस एफ वेक्टर, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे। कोई एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया ओ, जहाँ से एक ए का पोजीशन वेक्टर है r1 और बी का पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, फिर आप टॉर्क से स्टार्ट करो, तो टॉर्क इक्वल टू क्या बनेगा, टो1 प्लस टो2। तो यहाँ पे टो1 मतलब इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, r1 इंटू माइनस एफ। तो यहाँ पे करोगे r1 क्रॉस माइनस एफ वेक्टर प्लस r2 क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पे देखो एफ वेक्टर है वो कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस r1 और प्लस r2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ये जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, r क्रॉस f है तो r क्रॉस f ही रहना चाहिए, इसीलिए मैंने f वेक्टर जब कॉमन निकाला तब उसको बाद में रखा था। ठीक है, अब r2 माइनस r1 क्या है समझो, r2 माइनस r1 जब आप a से b जाते हो तब फाइनल माइनस क्या करते हो, इनिशियल। b की पोजीशन है वो r2 है और a की पोजीशन है वो r1 है, तो ये मुझे मिल जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मतलब ab वेक्टर जो है वही r2 माइनस r1 है। तो यहाँ पे r2 माइनस r1 की जगह पे मैंने रख दिया ab वेक्टर और ये क्रॉस f वेक्टर। अब ये फॉर्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो टॉर्क है वो ना तो r1 पे डिपेंडेड है ना तो r2 पे। उसके लिए आप डायरेक्ट ab वेक्टर निकाल लो तो भी चलेगा, मतलब आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे सिलेक्ट करते तो ये वेक्टर बनता r2 वेक्टर और ये वेक्टर बनता r1 वेक्टर, फिर भी r2 माइनस r1 तो ये ab ही रहता। समझ में आया, मतलब आप लिख सकते हो, ये देखो ये फिनिश करने के बाद लिख सकते हो क्लियरली दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, द पॉइंट अबाउट विच वी टूक द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस। ओके, चलो ये एग्जाम्पल 7.7 का सॉल्यूशन हुआ। अभी आगे क्वेश्चन है,
A metal bar 70 centimeter long and 4 kilogram in mass supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से. ठीक है, अब इसको सपोर्ट दिया है कहाँ से? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड. तो एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे कहीं पे है. ठीक है, अब दोनों तरफ से सपोर्ट दिया है तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स तो लगेगा ही, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ही. और ये सेंटर में है. देखो ये जो रोड है उसका जो सेंटर होगा वहाँ पे खुद का वेट होगा. अब सपोज ये रोड का मास है, वो हम ले लेते 4 किलोग्राम जो है उसको हम मान देते कैपिटल M है और वो 4 kg है. मास ऑफ रोड कैपिटल M इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 kg. और आगे पढ़ते हैं. A 6 kilogram weight is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reaction at knife edges. रिएक्शंस हमें फाइंड करने हैं. मतलब समझो यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर से नीचे की ओर फोर्स लगता है, वो है कैपिटल MG, जिसको मैं नाम दे देता हूँ O. ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको नाम दिया हुआ है कैपिटल G. ठीक है, चलो तो हम डिस्टेंसेस लेते हैं. डिस्टेंस क्या क्या है? एक ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, एक टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है. चलो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. तो ये तो हाफ डिस्टेंस हुआ. अब ये कितना होगा? 35 सेंटीमीटर. ओके, किसी एक एंड से आपको बोला है 30 सेंटीमीटर दूर हमने 6 किलोग्राम का एक वेट लटकाया है. तो यहाँ पे कहीं पे 30 मिलेगा हमें, और यहाँ पे नीचे जो फोर्स लग रहा है वो mg है, और ये स्मॉल m है वो मास कितना दिया है आपको? 6 किलोग्राम. ये मास ऑफ ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लटकाया हुआ है जिसका फोर्स लग रहा है स्मॉल mg. डिस्टेंसेस अच्छे से नोट करो तो समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन. अब दोनों एंड से ये जो नाइफ है उसका डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. सेम वे इस तरफ भी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. ओके, चलो अभी ये एकदम इजी है. इजी कैसे वो समझते हैं. सबसे पहले ले लोगे आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे ऊपर की ओर है N1 और यहाँ पे ऊपर की ओर है N2. तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गए N1 एंड N2. ठीक है, अब एकदम इजी है सॉल्यूशन. देखो आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया है, कहाँ कहाँ पे क्या है.
मेन आपको कहाँ पे फोकस करना है, एक यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने सपोर्ट दिया है। ये जो रोड है उसका वेट यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पे लगेगा mg, और सेंटर से थोड़ा दूर, कितना दूर, 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये टोटल कितना है 35, तो ये कितना होगा 30। समझ में आया? तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो फोर्सेस है N1 N2 M, कैपिटल mg स्मॉल mg। कैपिटल mg है वो रोड का है, स्मॉल mg है जो हमने एडिशनल वेट लगाया वो है। अब सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ऑपोजिट फोर्सेस आर सेम, ऑपोजिट फोर्सेस है उनको आप सेम करोगे। अब फोर्सेस कौन से है? ऊपर की ओर N1 N2 और नीचे की ओर कैपिटल mg स्मॉल mg। चलो, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, और g की वैल्यू लेनी है आपको 9.8। तो यहाँ पे देखो g कॉमन, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, 9.8 इंटू 4 प्लस 6, तो ये हुआ 98 न्यूटन। N1 प्लस N2 इक्वल टू 98 न्यूटन आंसर आया इक्वेशन 1। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन मिला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हेल्प से। तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हेल्प से। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कर सकते हो आप, वो समझते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम आप अबाउट एनी पॉइंट ले सकते हो, अबाउट एनी पॉइंट ले सकते हो, अबाउट सेंटर ले सकते हो, अबाउट दिस पॉइंट ले सकते हो, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, आपको इजी कैसे पड़ेगा वो सोचना है। देखो, जिस पॉइंट से आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले रहे हो वो पॉइंट का फोर्स काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्स फिर टॉर्क नहीं लगा पाएगा, वो उस पॉइंट के हिसाब से उसको घुमा नहीं पाएगा। ठीक है ना? आप ऐसा सोच लो, जिस पॉइंट से आप इक्विलिब्रियम लेने वाले हो उसी पोजीशन से हमने ये जो रोड है उसको फिक्स किया हुआ है। सपोज ये पॉइंट से लेने वाले हैं तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, बाकी सब पार्ट ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूं तो ये फोर्स काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी पोजीशन के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फिर कैलकुलेशन में उसका कोई हिस्सा है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम कर लेता हूं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लेता हूं अबाउट N2। मतलब ये सपोज पोजीशंस है नाइफ K1 एंड नाइफ K2, या तो A एंड B नाम दे देते हैं। चलो, ये पोजीशंस है A एंड B, तो अबाउट B ले लेता हूं। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट B। तो आप ये मान के चलो कि ये जो रोड है उसको मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया है, मतलब यहाँ से मैंने एक कील मार दी है। ठीक है, एक आयरन नील्स है उससे उसको फिक्स कर दिया है। अब इतना पार्ट है वो ऐसे रोटेट होगा, तो इतना पार्ट है वो ऊपर की ओर ऐसे रोटेट होगा। मतलब यहाँ से हमने उसको पकड़ के रखा है। ठीक है, तो
जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम लूँ आप समझ जाओ टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घुमाने वाले टॉर्क कौन से है, मतलब रोटेशनल मोशन ऐसे कराए, देखो ये सेंटर हो गया क्योंकि हमने इससे लिया है, ऐसे रोटेट कौन कराएगा ये रोड को, तो N1 फोर्स कराएगा, M1G mg स्मॉल mg, तो उसको ऐसे ओपोजिट रोटेट कराने वाले हैं। ये एक फोर्स ऐसा है जो ऐसे रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो क्लॉकवाइज के लिए N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से ये पोजीशन तक सोचो तो टोटल डिस्टेंस है 70, उसमें दो नाइफ के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 10 और ये 10 माइनस कर दो तो 50 रहेगा, तो N1 इंटू में लिखूंगा 50। चलो अभी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों लगा रहे हैं, ये फोर्स भी ऐसे घुमाएगा, ये फोर्स भी ऐसे घुमाएगा, तो कैपिटल mg इंटू ये डिस्टेंस आएगा। चलो कैपिटल mg इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये टोटल कितना होता है 70 का हाफ 35, उसमें से ये 10 माइनस कर दो तो 25। चलो वेरी गुड, कैपिटल mg इंटू क्या करना है 25 प्लस स्मॉल mg इंटू कितना डिस्टेंस आएगा, स्मॉल mg इंटू दिस डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये कितना है 35, ये कितना था 25, ये कितना है 5, तो 30 होगा, क्योंकि देखो ये 35 में से 30 हमने रिमूव किया तभी ये मिला हमें 5, और ये 25 तो ऑलरेडी लिया है, तो प्लस 5 ले लेते हैं मतलब 30, तो mg इंटू क्या करना पड़ेगा 30, यहाँ पे हमें N1 की वैल्यू मिल जाएगी, देखो N1 इंटू 50 इक्वल टू ये 4 इंटू 9.8 इंटू 25 प्लस 6 इंटू 9.8 इंटू 30, तो N1 इंटू 50 इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, 4 इंटू 9.8 इंटू 25, ये आएगा 980, 6 इंटू 9.8 इंटू 30, तो ये 980 आया था और ये आया 1764, तो N1 इन दोनों का एडिशन कर दो और डिवाइड बाय कर दो 50, तो 1783 आ रहा है। ओके सॉरी 54.88 आ रहा है, 54.88। ये N1 आंसर मिल गया। अभी इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो N1 प्लस N2 इक्वल टू 98 है, N1 की जगह पे क्या लिखोगे 54.88 प्लस N2 इक्वल टू 98, देन N2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 43.12 न्यूटन। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट बुक में ये पोजीशन लेके सॉल्व किया है, जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिया है वो ये पोजीशन को लेके किया हुआ है, W को लेके, मतलब यहाँ पे जो मेन mg लगता था उसको सेंटर में लेके हमने ये पोजीशन लेके किया था। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन लेने से फ़ायदा क्या है कि N2 निकल जाएगा, सीधा N1 का आंसर मिलेगा। ये पोजीशन लेते तो एक ये इक्वेशन तो है ही, एक N1 और N2 का दूसरा इक्वेशन बनता, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है डायरेक्ट कि अगर विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज इंसर्टेड फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सीधा आंसर आपको दिया है, बट आपको तो आंसर लेके आना पड़ेगा।
तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा इजी रहेगा। एक n1 + n2 = 98 इक्वेशन लेके आओ। दूसरा इक्विलिब्रियम ले लो, या तो अबाउट n2 या तो अबाउट n1, ताकि कोई एक अननोन क्वांटिटी निकल जाए। सीधा देखो इक्विलिब्रियम लेने से सीधा आपको आंसर मिला n1, और फिर इक्वेशन 1 में रख दो तो n2 भी मिल गया। ठीक है, दोनों काम हमारे यहाँ पे हो गए। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 3-meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on a floor 1 meter from the wall as shown in figure. Find the reaction forces of the wall and the floor. ओके, तो रिएक्शन फोर्सेस कौन कौन से वो समझो। एक तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स को नाम दिया है F1, और एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कोई एक एंगल पे हो सकता है, तो जिसको नाम दिया है F2। ये नाम क्या दे दिया, F2। वो F2 है ही उधर, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट लिए हैं। एक कंपोनेंट इस तरफ है जो है फ्रिक्शनल फोर्स F, क्योंकि देखो जो रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है वो दो चीज करेगा। एक फ्रिक्शन फोर्स लगा के ये लेडर को बैलेंस रखेगा, और दूसरा जो कंपोनेंट मिलेगा उसका स्मॉल पार्ट एक जो है वो एक नॉर्मल फोर्स भी क्रिएट करा देगा। तो इतने फोर्सेस है। तो अभी हमें कितने फोर्सेस काउंट करने हैं देखो। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये फोर्स जो है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, N एंड F। तो अब उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इक्विलिब्रियम के लिए कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। अभी आपके पास सिर्फ 3 फोर्स है, तो हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये कर देते हैं, ठीक है। तो जितने ऐसे कलर्स आपको दिख रहे हैं वही फोर्स अभी आप काउंट करोगे, और एक देखो वेट लग रहा है वो भी काउंट होगा। तो एक यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है वेट। अब यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम ले लो। एक क्या लोगे आप, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चलो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट फोर्सेस आर सेम। तो अप डाउन फोर्स में देखो तो N और W सेम होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, N = W, मतलब वेट, और वेट है 20 किलोग्राम के हिसाब से। तो 20 इंटू क्या करोगे, 9.8। तो ये 20 इंटू 9.8, तो ये बन गया 196 न्यूटन। चलो, N की वैल्यू मिल गई, मतलब एक हमें नीचे की ओर नॉर्मल फोर्स मिला, बट वो नॉर्मल फोर्स है, वही रिएक्शन फोर्स नहीं है। हमें काउंट करने रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स कौन सा है, ये F2। अब F2 निकालने के लिए F की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम ये कर सकते हैं F2 = √n² + f², क्योंकि N और F का रिजल्टेंट है। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने चलते हैं, चलो। तो ये एक हमने कंडीशन अप्लाई की, अभी दूसरी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ये F और ये F1 सेम होंगे, है ना। तो स्मॉल f = बनेगा F1, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ऑपोजिट फोर्सेस का सेम होना जरूरी। ये इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। अभी हम लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट, देखो कौन से पॉइंट के हिसाब से लेते हो वो आपको डिफाइन करना है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लेंगे अबाउट, मैंने कहा था वैसे ही, जो आपको क्वेश्चन मार्क लगे उसी पॉइंट को लेके रोटेशनल इक्विलिब्रियम लो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा फोर्सेस जमा हो गया, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं अबाउट पॉइंट ए ले लेता हूँ। क्यों, अगर ये ले लिया तो फिर मुझे दो ही फोर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत है, एक ये और एक ये, दोनों की वजह से ही टॉर्क लगेगा, ठीक है।
चलो, तो मैंने ले लिया अबाउट पोजीशन ए। तो एक टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज और एक लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अगर आपने ये चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया लेडर को, तो ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा, ये वाला फोर्स उसको ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा। मतलब W जो है वो क्लॉकवाइज फोर्स लगाता है, F1 है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज के लिए W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी पोजीशन से लेना है, यहाँ से कहाँ तक, तो ये W की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे जा रही है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, तो 1/2 मीटर, मतलब 1 मीटर का हाफ 0.5 मीटर। यहाँ पे देखो 1 मीटर आपको दिया हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ पे देखो। तो ये पोजीशन से ये W की लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना 0.5 इक्वल टू F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा सोचो। तो ये हो गई लाइन ऑफ फोर्स और ये हो गई पोजीशन। लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पोजीशन तक आना है, तो ऐसे तो नहीं आ सकते, वो क्रॉस में हुआ डिस्टेंस, ऐसे ही आना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना, कितना है 2√2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको लेना पड़ेगा 2√2। तो F1 इंटू 2√2। चलो, W कितना मिला था, W मिला था 196 इंटू 0.5 इक्वल टू F1 इंटू 2√2। यहाँ से आपको F1 मिल जाएगा। चलो, F1 कितना मिलेगा, F1 मिलेगा 34.6 न्यूटन, ठीक है। अब F1 मिल गया, एक काम फिनिश हुआ, दूसरा काम बाकी है, क्या निकालना है, F2। F2 के लिए दो काम है, N और स्मॉल f। तो N मिल गया 196 और स्मॉल f देखो इक्वेशन 1 की हेल्प से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल f इक्वल टू F1 इक्वल टू वो भी हुआ 34.6 न्यूटन। तो सेकेंड रिएक्शन फोर्स F2 इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ N एंड F, रिजल्टेंट ऑफ N एंड F, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। तो अंडर रूट क्या करोगे, N का स्क्वायर, और N कितना है 196, तो यहाँ पे 196 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 34.6 का होल स्क्वायर कर दो, आपको मिल गया 199 न्यूटन। फिर एंगल निकालना है तो tan अल्फा करके निकाल सकते हो कितने एंगल पे होगा, तो N/F। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस का कंपोनेंट है, तो x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, f कितने एंगल पे होगा, तो N/F करके निकाल लो। तो यहाँ पे बनेगा n की वैल्यू और f की वैल्यू का रेशियो, और यहाँ से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री, नेचुरल टेंजेंट में देख के आपको 80 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।